नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ रविंद्र रैना, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वह हमारे साथ मौजूद है। रैना साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि संसद भवन को लेकर के जो 19 पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्या ये विरोध फॉर द सेक ऑफ विरोध है या उसमें कोई लॉजिक नजर आता है आपको? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के इनिशिएटिव के बाद जी देश का नया संसद भवन उसका निर्माण किया गया है और बहुत लंबे समय से नए संसद भवन की जरूरत समझी जा रही थी। जी, कई बार इसकी चर्चा भी हुई, राइट। परंतु ये इनिशिएटिव, ये निर्णय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया और न केवल निर्णय लिया, उनकी कार्यकुशलता, उनका विजन, उनकी मेहनत और लगातार इस कार्य के मॉनिटरिंग जिस प्रकार हुई है, उसी का परिणाम है कि एक रिकॉर्ड समय में जी देश का नया पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन बनके तैयार हुआ है। जी, और अब उसका 28 मई को उद्घाटन होने वाला है, शुभारंभ होगा। जो पुराना संसद भवन है वो भी एक हेरिटेज है। उस संसद भवन ने भी इतिहास के कई पन्ने लिखे हैं। भारतीय लोकतंत्र का एक गौरवशाली इतिहास पुराने संसद भवन ने लिखा है। मैं कई बार पुराने संसद भवन में गया भी हूं। जी, एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, मुझे वहाँ उस संसद भवन में जाने का मौका मिला था। उसके बाद भी मैं कई बार गया। वो एक हमारी हेरिटेज है। और जो नया संसद भवन है, ये वर्तमान समय की ज़रूरत है। एक बहुत ज़रूरी फैसला था जो मोदी साहब ने किया जी, और उसको पूरा भी किया। रही बात विरोध की। जी, विरोध के कुछ जो सियासी जमातों के लीडर हैं, वो सिर्फ इसलिए विरोध करने हैं कि वो अपोजिशन में हैं और इसके पीछे कोई मुद्दा नहीं है। जी, उनको वेलकम करना चाहिए था मोदी साहब का कि एक जबरदस्त काम मोदी साहब ने किया है, जो देश की डिमांड है। इसके बाद जो 2026 में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, सीटें बढ़ेंगी। अगर उस वक्त नए संसद भवन की जरूरत होगी तो कैसे काम चलेगा? जी, ये तो मोदी साहब का सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रिकॉर्ड समय में उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया, एक नया पार्लियामेंट हाउस देश को। रविंद्र जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं, धारा 79 का हवाला देते हुए कहते हैं कि हायरार्की में राष्ट्रपति सबसे ऊपर आता है। आज उनको लग रहा है कि राष्ट्रपति की अवहेलना की जा रही है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं तर्कसंगत तरीके से। देखिए, यहां तक महामहिम राष्ट्रपति जी का सवाल है। पूरा देश, 140 करोड़ हिंदुस्तानी महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अब रही बात उद्घाटन की, आपको याद होगा इसका नींव पत्थर भी तो प्रधानमंत्री जी ने रखा था, तब किसी ने शोर नहीं उठाया। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की, नया संसद भवन बनाने जा रहे हैं, तब किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, कोई शोर नहीं उठा। और मुझे याद है जब कोरोना, देश के अंदर कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन था, उस वक्त भी कभी कभी मोदी साहब उस लॉकडाउन के बाद इस काम को देखने, चेक करने, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जाते थे। जी, उनके फोटोज जिसमें उन्होंने सिर में वो प्रोटेक्टिव हेलमेट लगाया होता था, वो लगा के जाते थे। तो तब भी विपक्ष के लोग सियासत करते थे, जी ये क्यों नया संसद भवन बनाया जा रहा? जी, पहले जब नहीं बन रहा था तो कहते थे नया संसद भवन होना चाहिए। जी, और जब मोदी साहब ने काम शुरू किया तो ये उन्होंने विरोध किया कि क्यों बन रहा है। जी, और जब बनके तैयार हो गया तो कहते हैं नहीं, इनको नहीं उद्घाटन करना चाहिए। जी, ये अपोजिशन के लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी,
लेकिन इशूलेस रविंद्र जी, अपोजिशन है। अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये सभी सांसदों की लिए भवन बनाया जा रहा है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। संसद भवन बनाने के लिए कोई बिल पारित तो करना नहीं है, या कोई निर्णय, कोई नया कानून तो लाना नहीं है जी, कि उसको सभी जो सांसद महोदय हैं उनके साथ वहां उनके साथ चर्चा हो, जी, या कोई बजट सेशन या मॉनसून सेशन तो है नहीं है। जी, एक जरूरत थी देश को, देश के जो माननीय सांसदगण हैं उनको, और बार बार मुद्दा उठा कि नया संसद भवन होना चाहिए। 2026 के बाद लोकसभा की डिलिमिटेशन होगी, ये सीटें और बढ़ेंगी देश में, जी, उस वक्त संसद भवन की जरूरत पड़ेगी। मोदी साहब एक विजनरी आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं, कर्मशील आदमी हैं। उन्होंने मेहनत की, विचारा, प्लान किया। जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा की, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखने वाली सारी टीम के साथ चर्चा की, और अंतोगत्वा इस काम को शुरू किया तो पूरा भी किया, मुकम्मल भी पूरा किया तो अब उसका उद्घाटन भी होगा। जी। अब उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। क्या आपको इसके लिए खुशी ये- होना ये चाहिए। सारे और विपक्षी- मोदी साहब जैसा सारे प्रधानमंत्री, विपक्षी, जी। जिसको मोदी साहब जैसा प्रधानमंत्री, मोदी साहब जैसा व्यक्तित्व, जिनको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, श्री नरेंद्र मोदी द बोस, जी, उनको बोस कहा। जी, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश के अंदर भी मोदी जी का जलवा है। जी। सिडनी में देखो, जापान में देखो, हर देश जहां मोदी साहब गए किस प्रकार उनका सम्मान हुआ। और मोदी साहब ने कहा ये मेरा सम्मान नहीं, ये भारतवासियों का सम्मान है, जी। भारत का, देश का सम्मान है। रविंद्र बहुत जी, बड़ी सोच है। जी, रविंद्र जी हायरार्की का वो हवाला दे रहे हैं कि राष्ट्रपति सबसे ऊपर आते हैं तो उनका उद्घाटन करना बड़ा लाजमी है। हालांकि बहुत सारे ऐसी एविडेंस हमारे पास भी हैं। यहाँ पे यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का उद्घाटन किया था। कोई संवैधानिक पद नहीं था उनके पास। हालांकि जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति थी, जी, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो वहां उसका भवन, विधानसभा का उसका उद्घाटन जिसका जिक्र आपने किया है, जी, हालांकि उस वक्त भी बड़ी विरोध हुआ था। वो विरोध जायज था, जी, वो इसलिए था अगर उसका उद्घाटन उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब करते या उस वक्त की राष्ट्रपति करते तो कोई उसमें आपत्ति नहीं थी। राइट। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ था, जी, यहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के चुने हुए माननीय सांसदों द्वारा आगे सर्वसम्मति से जी, प्रस्ताव पारित करके जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए को थंपिंग मेजोरिटी मिली, उसके बाद चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। जी, और पूरी दुनिया आज मोदी साहब को देखने के लिए तरसती है। जी, इतने बड़े व्यक्तित्व ने अगर ये एक तय हो गया कि वो देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष के लोग इस प्रकार के षड्यंत्रकारी राजनीति कर रहे हैं। रविंद्र जी, सवाल ये उठता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और लोकतंत्र के निर्माण में, लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण को लेकर के इस तरह की सियासत होती है, तो क्या आप इसको डिल्यूट नहीं कर सकते कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो उद्घाटन कर दे इसका? देखिए, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करती या माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब करते हैं, एक सिस्टम नियम के तहत तय हुआ होगा चीजें, और उसके बाद कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। जी, प्रधानमंत्री जी भी तो इसी देश के हैं,
वो भी तो सरकार के मुखिया हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस सारे कार्य का विजन मोदी साहब का है। नए संसद भवन को बनाना और एक रिकॉर्ड तोड़ समय के अंदर ये भवन निर्माण बन के तैयार हो जाना, ये अपने आप में एक गजब है। जी, जो दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं, पुराने अगर संसद भवन की बात करें, 1921 में शुरू हुआ था, 1927 में उसको काम को मुकम्मल किया गया था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये विपक्षी विरोध कर रहे हैं, एकदम से विरोध में, मुखरता से विरोध में खड़े हो गए हैं, क्या इनको लगता है कि ये 2024 को इसका मुद्दा बना सकते हैं? क्योंकि कर्नाटका में जब ओथ सेरेमनी हुई थी, ये सब इकट्ठे थे उस सेरेमनी। देखिए, ये जो विपक्ष के नेता नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, ये विरोध तर्कहीन है, ये तर्कसंगत विरोध नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि विपक्ष के पास, अपोजिशन के जो नेता हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जी, किस मुद्दे को लेकर वो मोदी जी का विरोध करेंगे? जी, क्या आपको लगता है ये बना सकते हैं मुद्दा? ये मुद्दा बन ही नहीं सकता। कोशिश की जा रही है, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, देश के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सयाने हैं। देश जानता है कि जब जरूरत पड़ी तो मोदी जी ने यह काम किया। और अगर मोदी जी ये संसद भवन नहीं बनवाते तो यह कहा जाता कि ये नहीं बनवा सके। जी, अब बनवा दिया तो ये विरोध कर रहे हैं कि क्यों बनाया। जी, अब जब बन के तैयार हो गया तो उद्घाटन है, तो उद्घाटन इनको नहीं उनको करना है। ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, ये सिर्फ मोदी जी के पीछे ये सारे विपक्ष के लोग पड़े हैं। और ये मोदी जी का विरोध करते करते ये विपक्षी देश का विरोध कर देते हैं। जी, देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का विरोध कर देते हैं। ये तो देश का अपमान कर देते हैं ये विपक्ष के नेता। इसलिए देश इन विपक्ष की नेताओं की ये चाल, ये साजिश, ये षड्यंत्र समझता है। जी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखना, लोगों ने फिर मोदी साहब को ही बधाई देनी है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन रविंदर जी, वो एक ऐसा कार्ड खेल रहे हैं जिससे वो सहानुभूति लेना चाहते हैं आदिवासी लोगों की। वो द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी प्रेसिडेंट बताते हुए ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उनका अपमान किया जा रहा है। एक नई साजिश जो विपक्ष लड़ रही है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी देश की माननीय राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। जी, उनको राष्ट्रपति बनाने के पीछे का विचार भी तो मोदी जी का ही है। जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए उनका नाम जब फाइनल किया गया, तो जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, सभी बड़े नेता बैठे, तो द्रौपदी मुर्मू जी के विषय का नाम का प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। जी, आज इनको कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं किसी इस प्रकार आदिवासी, किसी ट्राइबल कम्युनिटी की मातृशक्ति को कभी मौका दिया? कभी नहीं दी। जी, जी, ये तो मोदी जी के कारण इतना बड़ा निर्णय हुआ और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी। जी, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आपको याद होगा कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा था। एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने यह कहा था कि कहीं ना कहीं रंग को लेकर के, रंग भेद की बात कही थी। तो आज ये उनके अपमान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी आपने। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और बीजेपी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता बैठ के जब उन्होंने देश के नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया के संबंध में आपस में चर्चा की, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आगे बढ़ाया था। और वो चाहते थे एक ट्राइबल, एक आदिवासी क्षेत्र की कोई मातृशक्ति हो जो देश का नेतृत्व करे। और फिर सर्वसम्मति से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम फाइनल हुआ था। और वो सारा विचार श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का था। जी, विपक्ष के लोग जितनी मर्जी कोशिश, जितनी मर्जी साजिश कर लें, इनकी हर साजिश के पीछे षड्यंत्र है। जी, ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं जिसमें राष्ट्रद्रोह उसमें नजर आता है।
ये देश और समाज को तोड़ने का काम करते हैं विपक्ष के नेता, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम सबको साथ लेकर काम करते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। रविंद्र जी, क्या कर्नाटका के बाद अपोजिशन में राजनीतिक तौर पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल गई है, आपको लगता है? डू यू थिंक? देखो, कर्नाटका चुनाव वो जीते जरूर है, लेकिन कर्नाटका के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। हार तो हार होती है, हमारा वोट परसेंटेज स्टैंड है, लेकिन उनकी सरकार बनी है। उसका एक कारण रहा कि जो देवेगौड़ा साहब जो प्रधानमंत्री थे, उनकी पार्टी है जनता दल सेकुलर, जेडीएस जी। वो जेडीएस का वोट कट गया जी। वो 34% से कोई मेरे ख्याल में 17-18% रह गया, जिससे उनको भी नुकसान हुआ और वो एक शिफ्ट कांग्रेस की साइड गई। और वैसे भी कर्नाटक के अंदर एक, मैं कहूंगा कि एक प्रथा है, परंपरा है, जैसे हिमाचल में है, चेंज हर 5 साल के बाद बदलाव करते हैं जी। तो शायद उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन विपक्ष के लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मैदान फतेह कर लिया, ऐसा नहीं है। रविंद्र राणा को क्या लगता है कि ध्रुवीकरण का जो कार्ड खेला था बजरंग बली का, वो वहां कामयाब नहीं हो पाया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बजरंग बली का कार्ड हमने, बीजेपी ने नहीं खेला था। उन्होंने बजरंग दल शुरू किया था, आपने उन्होंने, कांग्रेस ने एक साजिश की, जी जानबूझ के की, जी, और ये सोचकर की कि यहां आपस में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। राइट। ये उनकी एक साजिश थी। जी। कांग्रेस तो चाहती है देश में दंगे हों, फसाद हों, और जब जब कांग्रेस सत्ता में रही तब तक दंगे होते हैं। कांग्रेस ये आरोप आप पर लगाती है। हमारी एक भी दंगा बताओ जी। पिछले मोदी सरकार में 9 साल पूरे हुए हैं, एक दंगा बता दीजिए यहां धर्म के नाम पर दंगा हुआ। जी। शाहीन बाग, शाहीन बाग धर्म के नाम पर दंगा, वो कितनी देर तक वहां बैठे रहे जी लास्ट में कोरोना काल आया, वो खुद उठ के गए, जी। दंगा नहीं हुआ जी। दंगा कराने की उसके पीछे कोशिश थी, साजिश थी, एक बहुत बड़ा एक दंगा कराने के लिए साजिशें बड़ी की गई जी। लेकिन मोदी साहब ने कहा नो, समझाया। बाद में दिल्ली मोदी सरकार के अधिकारी वहां गए, उन्होंने कहा कोरोना काल में हमें लोगों की जिंदगी बचानी है जी। और वो लोग समझे और उठ के चले गए। लोगों को समझ भी आई कि उसके पीछे बड़ी साजिशें हुई। जी। मोदी सरकार में एक भी दंगा पिछले 9 साल में नहीं हुआ है जी। जी। रविंद्र जी, कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि लोकतंत्र की भावनाएं जो पुराना संसद भवन है उससे जुड़ी हुई है। पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पे वोट ली, राष्ट्रपति जितने भी, वो ये तर्क दे रहे हैं। हालांकि समय ये कहता है कि जब 2026 में आपकी सीटें बढ़नी है तो फिर आप एक्सपेंशन कैसे करोगे, लेकिन वो ये तर्क दे रहे हैं। देखिए, जो पुराना संसद भवन है, मैंने पहले कहा, उसके प्रति हमारे मन में, हर भारतीय के मन में बहुत सम्मान है। वो एक हमारे देश की हेरिटेज है और देश के कई महत्वपूर्ण इतिहास के सुनहरे पन्ने उस संसद भवन में लिखे गए। आज भी जब हम उस संसद भवन के आसपास से गुजरते हैं तो बहुत सुखद अनुभव होता है जी। वो एक हेरिटेज है और उसको हेरिटेज की तरफ प्रिजर्व करके यकीनन मोदी साहब रखेंगे, दुनिया याद करेगी, उसकी भी रख रखाव, उसकी भी संभाल की जाएगी। लेकिन जरूरत नए संसद भवन की भी है, क्योंकि 2026 के बाद जब नया डिलिमिटेशन होगा तो लगभग 200 के करीब सीटें बढ़ने, मुझे लगता है कि बढ़ जाएंगी, पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी जी। तो वो सारे जो नए पार्लियामेंटेरियंस, चाहे लोकसभा में होंगे या राज्यसभा की भी बढ़ेंगी फिर जी, तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना जी। रविंद्र जी, सवाल ये उठता है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें या देश भर के परिप्रेक्ष्य में देखें, पिछले संसद भवन में बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए गए। 5 अगस्त 2019 की बात करें, ऐसा संवैधानिक बदलाव जो किसी ने कल्पना नहीं की थी और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था। क्या नए संसद भवन में भी कुछ ऐसे फैसले होंगे जैसे
जनसंख्या नियंत्रण में कोई कानून आएगा, जैसे कॉमन सिविल कोड? देखिए, जी, भवन तो भवन होते हैं, चाहे पुराना संसद भवन है या नया संसद भवन है, दोनों के प्रति बहुत आदर सम्मान हर एक भारतीय को है। रही बात सरकार के निर्णयों की या जो संवैधानिक निर्णय हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं, वक्त और समय की जरूरत अनुसार देश और समाज और लोगों की भलाई के लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं, पहले भी लिए गए हैं, आगे भी लिए जाएंगे। अब G20 की बात करते हैं, ये बड़े फख्र की और गर्व की बात है कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या थी सरकार की कि G20 सबमिट करवा करके ये साबित किया जाए कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया है वो उस पे इंडोर्स किया जाए उसको? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष G20 देशों के जो बड़े लीडर्स हैं वो पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में उनके समिट सम्मेलन हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब ने हमें भी एक मौका दिया कि वादी कश्मीर में G20 का एक बड़ा सम्मेलन हो। जी, 22 मई से लेके 25 मई तक G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या उनके जो प्रतिनिधि थे वो कश्मीर में आए। मैं स्वयं उस पीरियड में वादी कश्मीर में ही था। मैंने हर एक कश्मीर के हर एक शख्स के चेहरे पर रौनक देखी, खुशहाली देखी, कश्मीर के लोगों के चेहरे पर एक उमंग देखी, एक नई उम्मीद की तरंग देखी। लोगों में खुशी थी कि इंटरनेशनल लेवल की एक बड़ी मीटिंग कश्मीर के अंदर रखी गई है, और वो उन्होंने यहाँ डल झील की खूबसूरती का भी लुत्फ उठाया। वहीं अलग अलग लोगों से मिले। लाल चौक के पास जो पोलो मार्केट है, लगभग 100 साल से ऊपर की वो पुरानी मार्केट है, उस मार्केट के अंदर वो गए। उन्होंने कश्मीर के अंदर जो कुदरत का एक बहुत बड़ा खजाना है, कुदरत की खूबसूरती, उसको निहारा। और बहुत सारे जो फॉरेन डेलीगेट्स थे उन्होंने ये कहा, अरे लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड जाने की क्या ज़रूरत है, आना है तो कश्मीर आओ। और बहुतों ने कहा कि वो अगली बार जल्द फिर से कश्मीर आएंगे। हमें पूरा विश्वास है G20 का जो समिट कश्मीर में हुआ है, इसका फायदा कश्मीर के लोगों को होगा। जी, दुनिया भर से लोग आने वाले दिनों में कश्मीर आएंगे। जी, टूरिज्म बढ़ेगा, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया था, जी, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ बहुत साजिशें हुई। जी, बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे लोगों के खिलाफ साजिशें की गई, और जब खुद G20 ममालिक के बड़े लीडर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वादी कश्मीर में आए, उन्होंने कश्मीर के खुशनुमा माहौल, यहाँ का भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, यकजहती देखी। लोगों ने जिस तरीके से आओ भगत की, लोगों ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उससे वो खुश हुए, और एक अच्छी छवि जी दुनिया के अंदर फिर से जम्मू कश्मीर की गई है। मैं उम्मीद करता हूं एक नए खुशहाली के दौर में जम्मू कश्मीर इस G20 की बैठक के बाद उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर को जेल में तब्दील करके अमन की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई? ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का ये रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि G20 के मुतालिक कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जी, जब सियासत का वक्त आएगा तो सियासत हो,
G20 का कश्मीर में आना, ये दुनिया के वो 20 ताकतवर मुल्क हैं जो 80% से ज्यादा दुनिया के रिसोर्सेज इन देशों के पास हैं। जी। दुनिया की 85% पॉपुलेशन इन देशों में है जी। और ये दुनिया के बहुत ताकतवर देश हैं। अगर वो कश्मीर में आए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरा कश्मीर खुला था, लाल चौक खुला था, डाउनटाउन पूरा खुला था, बटमालू खुला था, जी। गुपकार खुला था, जवाहर नगर खुला था, कश्मीर का हर शहर और हर गांव खुला था। शहर में रौनकें थी, सड़कों पर चहल पहल थी, हर जगह खुशी का मंजर था, लोगों के चेहरों पर रौनक थी, खुशहाली थी, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, यकजहती और खुशहाली का संदेश कश्मीर के लोगों ने G20 के इस सम्मेलन के दौरान पूरी दुनिया को दिया है। मैं कश्मीर के लोगों को सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने अपनी रिवायत, अपनी तहजीब, जो मेहमान नवाजी जिसके लिए हम जाने जाते हैं, उसका जबरदस्त जो है वो मिसाल इस G20 की कश्मीर में हुई बैठक के दौरान वो इस्तकबाल किया। और जितने भी फॉरेन बाहरूनी मुल्कों से जो डेलीगेट्स आए थे बहुत खुश होकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि कश्मीर खुशहाल है और दुनिया को अब अगर घूमने के लिए किसी स्वर्ग या जन्नत में जाना है तो वो कश्मीर है। इससे बड़ी जन्नत कहीं नहीं हो सकती है और ये हमारे लिए खुशी की बात है। रविंद्र जी, इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, इनका शामिल नहीं होने से क्या कोई प्रभाव पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हालांकि इजिप्ट जो है वो G20 का मेंबर नहीं है जी। स्पेशल इनवाइटीज के तहत उनको मोदी साहब ने बुलाया है। हाँ। टर्की पर भी सरकार बड़ी मेहरबान थी। चलिए कुछ रीजन होंगे, वरना सऊदी अरेबिया तो हिंदुस्तान का दोस्त है जी। आज भी हिंदुस्तान की जो हमारी इंडियन नेवी है और सऊदी अरेबिया की जो नेवल फोर्स है, दोनों की जॉइंट एक्सरसाइजेस जो है इंडियन ओशन में मिलके वो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है और मुश्किल वक्त में हमने टर्की का भी साथ दिया है, उनकी भी मदद की है जी। कुछ कारण वजूहात क्या रही होंगी, ये वही कुछ पर्सनल हो सकता है, मुझे नहीं मालूम जी। लेकिन आखिर में जिस माहौल में बैठक हुई और जो बाकी के बड़े लोग आए जी, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट जी, यूएई, जो किंग अब्दुल्ला साहब है जी, मोदी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दुनिया भर के लोग आए। आखिर में रविंद्र जी, समय इजाज़त नहीं दे रहे, बहुत सारे मुतालबात हैं और नीचे मैं देखता हूँ जब आप पार्टी हेडक्वार्टर में आता हूँ, रहबर खेल भी आते हैं, डेली वेजर्स भी आते हैं, उनके बारे में कुछ बोल दीजिए। देखिए, मैं तो चाहता हूँ जितने डेली वेजर्स हैं, रहबर खेल है, रहबर जंगलात है, NYC हैं, होम गार्ड्स, VDCs हैं, इन सब के मसाइल हल होने चाहिए। मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ इन लोगों के साथ इंसाफ हो। मैं दिल से चाहता हूँ गरीबों का भला हो, मस्कीनों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों का भला हो, सबके साथ इंसाफ हो। इंसानियत के नाते हर शख्स का भला होना चाहिए, सबका भला हो। और जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो विश्वास है इसका मतलब ही है ट्रस्ट जी, एतमाद जीतना, दिल जीतना। वोट तो दुनिया लेती है जी, दिल जीतने। चलिए रविंद्र जी, लोगों के दिल जीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।